राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर की जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2012 में जो पेपर पूछा गया था उसके मैथ्स वाले पार्ट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश डैश के द्वारा किया जा सकता है। अब पहले तो इस आकलन को समझना है। आकलन, ये योगात्मक आकलन क्या होता है। योगात्मक आकलन के अलावा इसके जैसा कोई दूसरा आकलन भी होता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगात्मक आकलन की। योगात्मक आकलन क्या होता है। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। अब योगात्मक आकलन को अगर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, योगात्मक आकलन होगा सभी को मिलाकर जब हम आकलन करने जाते हैं उसे योगात्मक आकलन कहा जाएगा। योग करके जब हम आकलन करते हैं, योग किसका करेंगे, जो पूरे साल पढ़ाया गया है, पूरे साल जो पढ़ाया गया है उसका जब हम आकलन करते हैं उसे कहा जाता है योगात्मक आकलन, जिसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी और जो प्रयोग हैं वो सारी चीज़ें, सारे कार्य जो किए गए हैं फाइनली जब हम करने जाते हैं उसे कहा जाता है योगात्मक आकलन। अब योगात्मक आकलन होता कब है, जनरली कब होगा, जिसे फाइनल एग्ज़ाम कहा जाता है। फाइनल एग्ज़ाम या लास्ट में जो लिया जाता है, कोर्स के जो एंड में लिया जाता है। इसे किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसे बच्चों की ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेडिंग कर दें या फिर प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो क्लास प्रमोट करते हैं उसके लिए, या डिग्री के लिए, या डिप्लोमा के लिए, इस तरह से हम कुछ भी मान लें। डिग्री डिप्लोमा की जिसकी मार्कशीट हम प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए ये किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आकलन किसका होता है, इसमें प्योरली जो आकलन होता है, इसमें आकलन होता है अधिगम का आकलन, मतलब जो सीखा है आपने उसका आकलन होता है। तो इसमें ध्यान रखना, ये सूत्र के तौर पर भी हम ध्यान रख सकते हैं, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, कि आपने जो सीखा है उसी का आकलन किया जा रहा है। इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शिक्षण है, जो टेक्निक है, सिखाने की जो तकनीक है उसका आकलन शामिल नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आपने जो सीखा है, जो अधिगम हुआ है, लर्निंग जो हुई है, उसके आकलन की यहाँ पर बात की जा रही है। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं। अब फाइनल एग्ज़ाम है या योग करके जब फाइनली हम जाते हैं तो हम कैसी परीक्षा ले सकते हैं, हम पेपर पेंसिल से परीक्षा ले सकते हैं, हम लिखित कार्य कर सकते हैं, मौखिक ले सकते हैं, या स्टैंडर्ड टेस्ट। इन 4-5 जो तरीके हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है पहला ही, पेपर पेंसिल। याद रखेंगे, पेपर पेंसिल हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या मानक जो टेस्ट लिए जा सकते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब ये तो बात थी किसकी, ये थी योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन के साथ में एक और आकलन चलता है, रचनात्मक आकलन, जिसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। अब ये रचनात्मक क्या होता है, क्रिएटिव क्या होता है। रचनात्मक आकलन लिया जाता है जब क्लास चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, आपने कुछ भी पढ़ाया बच्चों को, उसको डिस्कस करने के लिए बोल दिया, या उसमें आपने एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर दी और उस डिबेट में आप एक ऑब्जर्वर की तरह, ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, आप उस टॉपिक को पढ़ा के आप डिबेट करवा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपने जो पढ़ाया, आपने जो पढ़ाया उसका भी आप क्या कर रहे हैं,
इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका भी मूल्यांकन आप कर रहे हैं। दूसरा, बच्चों ने जो सीखा आप उसका भी मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षण का भी मूल्यांकन होता है और अधिगम का भी मूल्यांकन होता है। दूसरा, यहाँ पर देखने जाएं, जब हम योगात्मक में जाते हैं तो सिर्फ अधिगम मतलब जो शिक्षार्थी है सिर्फ उसी का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन जब हम रचनात्मक में जाते हैं, आकलन में जाते हैं, इवैल्यूएशन में जाते हैं, तो वहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक के शिक्षण का मूल्यांकन है और शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन है। दोनों का मूल्यांकन शामिल होता है रचनात्मक आकलन में। इसे हम ध्यान रखेंगे। चाहो आप यहाँ पर नीचे या जो आप नोट कर रहे हैं वहां पर आप लिख सकते हैं शिक्षण व अधिगम दोनों का मूल्यांकन। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप हो सकता है? वह मूल्यांकन जिसमें शिक्षण और अधिगम दोनों का मूल्यांकन होता है, या वह मूल्यांकन जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। तो कौन सा क्या होगा? वो रचनात्मक आकलन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 और प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वो 10 के स्क्वायर को ब्रेक करके कर रहा है। जब ब्रेक करके बात आती है यहाँ किसको, फिर 10 के स्क्वायर को कैसे ब्रेक किया? 6 प्लस 4 में, फिर 8 प्लस 2 में, फिर 1 प्लस 9 में। जब ब्रेक करके चीज़ों को कंपाइल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। ये मैथ्स में कौन सा तरीका आ जाता है? निष्कर्ष निकालता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और निष्कर्ष निकाल लिया। निष्कर्ष किस में निकाले जाते हैं? फॉर्मूले किस में डेवलप किए जाते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है किस विधि में निकाले जाते हैं? आगमन विधि में निकाले जाते हैं। और निगमन में क्या किया जाता है? उसमें फॉर्मूले जो डराइव करके आए उनका यूज करके सीधे सीधे क्या किया जाता है? क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आगमन के बाद निगमन का यूज किया जाता है। तो पहले हम सीखते हैं फॉर्मूला डिराइव करना, या इसे और एक्सप्लोर करके और बेहतर तरीके से क्या लिखते? 5 प्लस 5 पहला जो स्टेप है, और बेहतर तरीके से इसे लिखना होता 5 प्लस 5। 5 प्लस 5 के स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार है, और फिर लिखते 5 प्लस 5। अब इंटू करते, फिर अगला स्टेप लिख देते, तो और वो किसकी तरफ पहुंच जाता? आगमन की तरफ पहुंच जाता। एग्जैक्टली तो इसका आंसर बनेगा आगमनात्मक, क्योंकि वो निष्कर्ष निकाल रहा है, फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, और आगमन में फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग बिल्कुल गलत। समस्या समाधान एक मेथड बन जाता है और वो सॉलिड होते जाता है और बहुत अच्छा पुख्ता होते जाता है 5th क्लास के बाद। ध्यान रखेंगे, समस्या समाधान जो विधि है बच्चे को समस्या के थ्रू, चाहे वो समस्या व्यवहारिक ले लें या फिर वो गणितीय बहुत होती जाती है, भाषा जो उसकी है बहुत गणितीय होती जाती है, स्टैंडर्ड जब उसका बढ़ते जाता है। 5वें से इसको बहुत अच्छा मेथड माना जाता है एग्जाम्पल सॉल्व करवाना। व्याख्यान पद्धति बिल्कुल भी नहीं। भूमिका निर्वाह रोल प्ले निर्देशांक में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सबसे बेहतर क्या होगा? समस्या समाधान विधि, जिसमें हम बच्चे को समझाएंगे कि किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। आपके सामने ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे समझेंगे, ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे समझेंगे। निर्देशांक के तमाम सारे क्वेश्चंस हम उसके दिमाग में पहले ही पुटअप कर दें, जिज्ञासा पहले ही डाल दें, तो समस्या समाधान से इसको उपयुक्त उपागम उसको दिया जा सकता है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिले। जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, इकाई के अंक और दहाई के अंक को आपस में पलट दिया जाए, इस तरह से जो लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं वहाँ पर अंकुर को प्रॉब्लम होती है, या एज में भी बन जाते। तमाम सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर लीनियर इक्वेशन बन जाते हैं, रैखिक समीकरण बन जाते हैं। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है, शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। और जबकि टीचर को ये पता है कि अगर इसको x या y वाला कोई भी इक्वेशन दे देंगे ये इसे सॉल्व कर लेगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से वो
उस लीनियर इक्वेशन तक पहुंचने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज से, तो टीचर क्या नोट डालेंगे? अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। बिल्कुल ठीक, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ और यही यहाँ पर लिख दिया। अपन को नीचे जाने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सटीक आंसर दे रहा है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अंकुर में एकाग्रता की कमी है, क्या ही बात कर रहे हैं। अंकुर घर की बात कर लिए। अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, जबकि वो बोल रहा है रैखिक समीकरण वो हल कर लेता है, तो ये भी गलत, तीनों ऑप्शन गलत, पहला वाला सही। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर, जैसे ये स्क्रीन है, कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। संक्रियाएं उनने दिखाई, ऑपरेशंस दिखाए, जिसमें कॉपी एंड पेस्ट, जैसे बाहर कोई बड़ा सा इमेज है, कॉपी किया, यहाँ डाला, या किसी छोटे से बॉक्स में जब हम डालते हैं, छोटे से बॉक्स में अगर इस तरह का कोई बड़ा सा इमेज था या यही इमेज है, इस इमेज को जब हम इसमें डालेंगे तो ये क्या हो के आएगा? छोटा हो के आएगा। तो जिस रेशियो में है, अगर ये लंबाई के फॉर्म में है तो छोटा हो के आएगा, वो भी लंबाई के फॉर्म में ही आएगा। इस तरह से वो उसमें पुटअप होता है। चले समझते हैं। तथा कॉपी एंड एनलार्ज भी अगर वो करेगा, यहाँ से हम स्ट्रेच करेंगे तो वो भी उसी रेशियो में स्ट्रेच होगा जिस रेशियो में अभी ये दोनों साइड हैं। कॉपी एंड रिड्यूस, अगर रिड्यूस भी करेंगे हम तो भी उसी रेशियो में होगा। गतिविधि हो सकती है रूपात्मक आकलन गतिविधि, समय व्यतीत करने के लिए मजेदार गतिविधि नहीं, अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु का के पूर्व गतिविधि। जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के दिमाग में पहले से डालेंगे, देखो ये क्या हुआ, ये तो इतना बड़ा था, यहाँ गया, देखो लंबाई के हिसाब से देखें तो अभी भी लंबा दिख रहा है, चौड़ाई के हिसाब से देखें तो अभी भी इसकी चौड़ाई कम दिख रही है। इस तरह की जिज्ञासाएं टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों के दिमाग में डाल दें तो हम उनको तैयार करते हैं कि वो उनके आंसर्स खोजने के लिए उनका दिमाग तैयार होगा, सुनने के लिए वो तैयार होगा। तो जिज्ञासा पैदा करने के लिए टॉपिक पढ़ाने से पहले, अनुपात समानुपात पढ़ाने से पहले इस तरह की जिज्ञासाएं बच्चों के दिमाग में डाली जा सकती हैं, जो ICT है उसका उपयोग करके। अब चलते हैं आगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब चलते हैं आगे। यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 63 है। यहाँ पर हमें रिलेशन दिख रहा है कौन सा? एक्स वाई पहले से दे रहा है, फिर एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अगर हम इसको उठाकर देखें, इसमें से एक्स वाई अगर हम कॉमन लेकर देखें, कोशिश करते हैं क्या दिखेगा। देखो एक्स वाई हमने कॉमन लिया, एक्स बचेगा, फिर प्लस वाई बचेगा, प्लस एक्स प्लस वाई बचा। अगर इस पूरे में से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस 1। अच्छा, इस पूरे के इक्वल में क्या दे रहा है? 63, ये 63, और एक्स वाई कितना है? 6, और ये कितना हो जाएगा? 6 + 1 7, 7 से इसको काटोगे कितनी बार? 9 टाइम्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 9। क्या जानना चाहता है हमसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जानना चाहता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab की जगह क्या लिखेंगे? एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे? 6 इज इक्वल टू 81। ये 12 यहाँ जाके घटेगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 69। 69 ऑप्शन नंबर सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 69 आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है टोटल और ऊपर लिखा जाता है फेवरेबल, जो हम चाहते हैं। नीचे कितनी घटनाएं हैं? टोटल घटनाएं कितनी? 5 और 2 7 और 3 10, नीचे 10। फिर हम क्या चाहते हैं?
तो एक संतरे या एक केला, संतरे कितने 3 और केले या के लिए लगाएंगे हम प्लस, केले कितने 5, ये हो जाएगा 8/10 या 4/5, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। ये सीधा सीधा आंसर बनेगा। जो हम चाहते हैं वो ऊपर लिख दिया जाएगा और जो टोटल है वो नीचे लिख दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मैंने 11 से 199 तक संख्याएं लिखी हैं तो मैंने कितनी बार 2 का यूज़ किया है। अब तुमने लिखी है तो तुम बताओ कितनी बार यूज़ किया है। अब ये क्वेश्चन मैथ से थोड़ा सा हट के प्रैक्टिकल पर चला गया। प्रैक्टिकल पर कैसे जाएगा, 11 के बाद से हम देखें। 11 के बाद से अगर हम देखें यूनिट डिजिट पर अगर हम देखने जाएंगे तो यूनिट डिजिट पर किस में दिखेगा, यूनिट डिजिट पर हमें दिखेगा 12 में दिखेगा, 22 में दिखेगा, 32 में दिखेगा, 42 में, 52 में, फिर उसके बाद 62, 72, 82 और 92, 100 तक करते हैं अपन। ठीक, फिर चलो पूरा कर लेते हैं। ये तो 100 तक की कहानी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यहाँ हो गई, 9 ये लिख लिया। वैसे ही अगर हम 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192 ये देखेंगे तो कितनी बार दिखेगा, 10 बार दिखेगा। एक बार एक्स्ट्रा किसका आ गया, जो यहाँ पर 2 छोड़ दिया, 12 से स्टार्ट किया है, 2 छोड़ दिया तो वो यहाँ पर शामिल हो जाएगा, इकाई के अंक पर 2 दिखेगा 102 में, ये हो गया। अब देखें कहाँ से, जैसे 20 से स्टार्ट करेंगे, ये तो इकाई के अंक का देख लिया हमने, इकाई में, ये इकाई में है। फिर आएंगे हम दहाई में, दहाई में जब हम जाएंगे 20, देखो दहाई में टेंस प्लेस पर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएंगे 10। अब देखो इसमें आगे अगर 1 लगा दोगे, सब में 1 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 100, 120, 121, 122, 123, वहाँ भी तो 2 आ रहा है तो वो भी कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। और सोच कर देख लो कहीं और तो नहीं आ रहा है, इकाई पर आएगा, दहाई पर आएगा, और उससे ज़्यादा जगह बननी नहीं है, सैकड़े पर बनना नहीं है क्योंकि 200 तक गया ही नहीं है, 199 तक गया है। तो इकाई और दहाई के हिसाब से, वंस और टेंस के हिसाब से ये आएंगे टोटल कितने, 10, 20, 30, 39, 39। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपको सभी को समझ आ गया होगा क्या यहाँ पर बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत ट्रायंगल के अंदर अगर ए लिखा है, चाहे किसी भी साइज का अंदर कुछ भी लिखा हो, का मतलब होगा उसमें 4 जोड़कर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है अगर स्क्वायर शेप बना हुआ है, चाहे किसी भी आकार का हो, उसके अंदर साइज कुछ भी हो, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। ए और बी संख्याएं हैं, कुछ भी संख्याएं हैं। अब हम चलें, पहले दे रहा है अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या है, उसमें क्या जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दिया तो अंदर एक्चुअली में कितना लिखा है, 7 लिखा है, और फिर लगा है उसके ऊपर बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या है, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 3 और 4 7, ये 3 बढ़ाकर लिखना है 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 49 लिखा है ये एक्चुअली में। फिर ट्रायंगल के अंदर जो भी लिखा है उसे कितना बढ़ा के लिखना है, 4 बढ़ा के, 2 और 4 कितना, 6, माइनस इसके अंदर जो भी लिखा है उसका स्क्वायर करके लिखना है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16, लेकिन ट्रायंगल बोल रहा है जो भी आए उसे 4 बढ़ाकर लिखना है, 16 और 4 20, माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा 55 माइनस का 20, और ये बचेगा 35 आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये भी आ गया आपको। चलते हैं अब आगे। हाँ, ये लंबा सा क्वेश्चन आ गया। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न को हल करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित ट्रायंगल ABC बनाती हैं, टीचर ट्रायंगल ABC बनाती हैं।
ये बना दिया ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस पढ़ानी है, पाइथागोरस पढ़ानी है तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अब हम आगे देखें इसमें क्या बोल रहा है वो बोल रहा है राजन यह तर्क करता है कि ABC सही तरीके से नहीं बनाया गया, ये जो ट्रायंगल बना है वो ठीक से नहीं बनाया गया है। तो ऐसे बनाया, राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि, तो सही तरीका क्या है, इसे बनाने का सही तरीका ये है। राजन की गलत धारणा क्यों है, अब देखते हैं राजन की गलत धारणा क्यों है। वह लेखन अक्षमता से ग्रस्त है, वो परेशान है किससे, डिस्ग्राफिया से। लेकिन यहाँ पर लेखन की बात नहीं, यहाँ पर डायग्राम की बात है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया पूरी तरह से गलत। अब चलते हैं सेकंड, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। विश्लेषणात्मक क्षमता का मतलब है चीज़ों को ब्रेक करके समझना। जैसे पाइथागोरस बना है, उसका मतलब क्या है, एक 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने भुजा कर्ण होती है, उसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सभी मिला के हम क्या बोलते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये विश्लेषण की बात हो जाती है। वो 90 डिग्री कहीं भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है, वो संकल्पनाओं को समझने में, थ्योरीज को समझने में कमजोर है। यहाँ डायग्राम की बात हो रही है, संकल्पनाओं की बात नहीं हो रही है। उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह का त्रिभुज बनाया, ये नहीं है कि हम शिक्षक पर डालकर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, उसमें जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो कमजोर है, कि उसे गुणों के आधार पर अलग अलग जो गुण हैं उनको देखकर समझना होता है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक क्षमता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणों 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के माध्यांक, बहुलक और प्रसार, माध्यांक बोल दिया है। माध्यांक मतलब होता है उसका जो माध्य का है वो निकालना, मध्य में जो अंक है वही होता है माध्य का। तो मध्य का अंक निकालने के लिए इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम बढ़ते में लिख लेते हैं, जैसा जनरली हम करते हैं। तो 6 पहले लिख लेंगे जो 2 बार आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 8 जो 2 बार आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 9 जो 3 बार आ रहे हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 14 जो 1 बार आ रहा है। ये हमने लिखा। अब हम देखते हैं एक एक करके इसके जो माध्य हैं, माध्य का माध्यांक है, बहुलक है और प्रसार है, वो लिखने जाते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं मध्य में, बीच में, एग्जैक्ट बीच में क्या है, 4 अंक इस तरफ हैं और 4 इस तरफ हैं, तो बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच वाला। इसी तरह से माध्य का निकाली जाती है। अब 8 और 9 का बीच में क्या आता है, 8.5 आता है। तो माध्यांक सबसे पहले आ जाएगा अपना, मीडियन आ जाएगा, माध्यांक आ जाएगा 8.5। 8 और 9 के बीच में 8.5 आता है। फिर उसके बाद बहुलक जो बहुत बार आ रहा है, बहुत बार क्या आ रहा है इसमें, 9 आ रहा है 3 बार, तो यही बहुत बार आ रहा है। तो बहुलक हो जाएगा इसका, मोड हो जाएगा इसका 9, बहुलक हो गया इसका 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रसार मतलब रेंज, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 6 से कहाँ तक जा रहा है, 14 तक जा रहा है। तो कितना हो गया, 14 - 6, कितनी रेंज आ रही है इसकी, 8। जो डिफ्लेक्शन है या फिर लोअर से अपर कितना जा रहा है, रेंज कितनी जा रही है, 8 जा रही है। तो इसका क्या होगा, प्रसार, रेंज, रेंज हो जाएगा इसका 8, प्रसार या रेंज हो जाएगा 8। अब क्या करना है, इन सभी का माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो निकाल देते हैं, वैसे भी ऑर्डर में दिख रहा है 8, 8.5, 9। एवरेज जब ऑर्डर होता है ना, तो ऑर्डर में बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। तो यहाँ 8, 8.5, 9 में बीच में कौन सा है, 8.5 बीच में वो आने वाला है। तो हम लिख देते हैं, आप लोग करके देख लेना, 8, 8.5 और 9 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 8, 16, 25, 25.5 और 3 से भाग लगाओगे, ये आ जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर बनेगा अपना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x² -y² + xy -z² + 2xy -z। अब इसको भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी एक रिलेशन दिख रहा है हमें। किसका रिलेशन,
वो दिख रहा है हमें वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2yz। तो इसको लिखते हैं पहले तो जो फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि 2yz फॉर्मूला किसका बता रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, या वाई स्क्वायर और वाई और जेड के स्क्वायर का, प्लस और माइनस वो हम अभी देखते हैं। बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। बाकी सब क्या बचा, बाकी सब बचा एक्स स्क्वायर बचा प्लस एक्स बचा प्लस वाई बचा माइनस का z बचा, और क्या है फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, और ये तो इसमें से माइनस बाहर लिख लेते हैं, क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसका माइनस बाहर गया, इसका माइनस बाहर गया, इसमें से माइनस जाएगा तो ये माइनस बचेगा, बस ये लिख दिया, और लास्ट वाला जो माइनस z था वो यहाँ लिख दिया। इसे क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लिखा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये माइनस क्या बना y प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर वाला और ये स्क्वायर वाला बीच में क्या है, माइनस है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो इनको पास ले आते हैं, इनको पीछे कर देते हैं, जैसा जैसा दिखता जाएगा वैसा करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और इसे अगर अपन एक ब्रैकेट कंसीडर करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब ये x और प्लस के साथ में ये माइनस का z, और a माइनस बी का मतलब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस इसे भी ब्रैकेट में लिख दें x प्लस वाई माइनस जेड। अब x प्लस वाई माइनस जेड यहाँ पर भी है एक स्टेप, यहाँ पर भी है एक स्टेप, इसे अपन बाहर लिख दें x प्लस वाई माइनस जेड। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो चला गया, ये बचेगा x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ से ये पूरा स्टेप चला गया तो क्या बचा 1 प्लस का 1। देखो ये आ गया गुणनखंड के रूप में। अब दिख रहा है कहीं पर एक गुणनखंड x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है एज इट इज़ ये वाला पार्ट, या फिर x प्लस वाई माइनस जेड नहीं दिख रहा है, ये x माइनस का x दिख रहा है। अगर ये प्लस का होता और यहाँ माइनस होता तो ये भी चल जाता, लेकिन अभी कौन सा दिख रहा है, सेकंड वाला स्टेप दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। नहीं, परीक्षा से सीखते थोड़ी ना है, परीक्षा तो सीखे हुए का मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, एक बात हो सकती है। समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर रटना टर्म आए वहीं ऑप्शन को हटा देना चाहिए। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, बहुत अच्छी बात है, क्रॉसवर्ड पजल जिनको कहा जाता है, जिगसॉ पजल्स आदि बनाना या हल करना बहुत अच्छा तरीका होगा कि अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे इस तरह के जो पजल्स हैं उसमें डालें। वर्ग पहेली क्या होती है, जो स्क्वायर के बॉक्स दिए रहते हैं इस तरह से बने रहते हैं, बताया जाता है कि आप यहाँ से ऊपर से नीचे एक ऐसा नाम आएगा जिसमें एक पॉइंट से डिस्टेंस सभी की इक्वल रहती है, एक पॉइंट से डिस्टेंस पूरे पाथ की इक्वल रहती है, तो ध्यान आएगा ऐसा तो कुछ सर्कल होता है। और अगर उसकी डिस्टेंस के बारे में पूछ लिया कि वो डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इस तरह से हम तमाम नाम देकर कुछ भी करके हम इस तरह से बच्चों को डेफिनेशंस ये फिल करने के लिए दे सकते हैं। तो वो खुद क्या करेगा, उसको सोचेगा कि ये क्या हो सकता है, जैसा बताया जाता है। आप लोगों ने पजल सॉल्व की होगी, तो ये हो जाती है कौन सी पजल, वर्ग पहेली इनको कहा जाता है, क्रॉसवर्ड पजल्स इनको कहा जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में आती रहती हैं। बेहतर है कि आप भी अगर मोबाइल में गेम खेलते हैं तो अच्छा तरीका ये होगा कि आप क्रॉसवर्ड पजल्स खेलें मैथ्स की, वो बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, या सुडोकू भी खेलते हैं तो भी बेहतर है, चलेगा।
जिगसॉ पजल, जिगसॉ पजल्स कैसी होती हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने को कहा जाता है। तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं कि जिगसॉ किस तरह के रहते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं, देखो इस तरह से। ये कनेक्ट करने के लिए बाहर या अंदर कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे तमाम सारी स्ट्रक्चर्स दी पड़ी होती हैं, ये बाहर अंदर कुछ भी हो सकते हैं। इनको जोड़ जोड़ के, ये मेल पार्ट है, ये यहाँ जाके कनेक्ट हो जाता है, ये मेल पार्ट है, यहाँ जाके कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही दूसरों को लाके कनेक्ट करके हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। बच्चों को इस तरह के गेम्स देना चाहिए कि वो सर्कल बनाए या वो स्क्वायर बनाए या फिर वो रेक्टेंगल बनाए। इस तरह के तमाम स्ट्रक्चर्स हम बच्चों से बनवा सकते हैं, जो एक सीखने का, 2D सिखाने का, स्ट्रक्चर सिखाने का अच्छा तरीका माना जाता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो गतिविधि जिसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में बिक्री ऑटो सेल्स के बदलाव सबसे अधिक हैं? बदलाव सबसे अधिक कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है? अब सबसे ज़्यादा चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ तो कमी देखने को मिल रहा है, यहाँ का हम बोल सकते हैं, यहाँ से चेंज हो रहा है कहाँ पर, अप्रोक्स यहाँ पर। अब इसको 4 माने, 4.25 माने, क्योंकि बुक से ये हमने लिया है तो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन उसकी वजह से यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है हमें, ये यहाँ से सीधा थोड़ा और कम है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर लगभग आएगा। तो यहाँ से कितना चेंज हो रहा है, 3.5 से चेंज हो रहा है कितना, 3.5 से 4.25 मान लिया हमने, 4.25 मान लिया, तो कितना चेंज हो रहा है, 0.75। ये 0.75 चेंज हो रहा है। नीचे पास पास में दे रहा है, ऊपर थोड़ा सा दूर दूर दे रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ कितना है, यहाँ 4.5 मान लिया और इसे कितना मान लें, 4 मान लें, तो यहाँ कितना दे रहा है, 0.5 दे रहा है। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दे रहा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। अब चेंजेस कैसे देखा जाएगा, चेंजेस 2 तरह से देखा जाएगा। एक चेंज देखा जाएगा ओवरऑल क्वांटिटी के हिसाब से, दूसरा देखा जाएगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में बेस देखा जाता है, ओवरऑल चेंज में कुछ भी नहीं देखा जाता है। जैसे यहाँ क्या दे रहा है, 10 लाख से गुना करके बताना है, तो ये 3.5 लाख 35 लाख, 35 लाख 10 का गुना करेंगे और लाख में बताना है तो ये 35 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कितना, 42.5 लाख हो जाएगा। तो 35 से 42.5 का मतलब होगा 7,25,000, 7.25 लाख। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करेंगे 45 लाख, 45 लाख से ये कितना आ जाएगा, अब इसको हम कितना कंसीडर करें, 3.75 लाख कंसीडर करेंगे तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये भी 7.25 लाख के आसपास आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज में हम जाएंगे, कम से जब चेंज होता है वो ज़्यादा रहता है। जैसे 2 से किसी का 4 होना, 2 रुपए थे किसी के पास, उसके 4 हो गए, और किसी के पास 10 से 12 हो गए, तो इसका जो परसेंटेज चेंज है वो 20% है, जबकि इसका जो परसेंटेज चेंज है वो 100% है। तो जो कम से चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो अगर इन दोनों के चेंजेस बराबर हैं, चूँकि डायग्राम ठीक नहीं है इसलिए हम अगर टर्म का यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज बराबर हैं, तो ये हो रहा है 3.5 से, ये हो रहा है 4.5 से, तो जो 3.5 से चेंज होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर फिर अपन कौन सा लगा देंगे, Feb to मार्च, फरवरी से मार्च लगा देंगे। फिर जैसा क्वेश्चन क्लियर करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं किया है, ना तो परसेंटेज चेंज का बोला है ना ओवरऑल चेंज का बोला है, तो अभी अपन यहाँ पर फरवरी से मार्च लगा देंगे और दोनों कंडीशन आपको समझा दी हैं। 2 धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा x इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है व्युत्क्रमानुपाती में। हम मान लेते हैं ऐसे ही है, कांस्टेंट 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, xy इज इक्वल टू 1 या कांस्टेंट, दोनों का जो गुणनफल है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, इसका कहने का मतलब ऐसा है।
यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कितने प्रतिशत की कमी होगी। x बढ़ा रहा है और परसेंटेज चेंज, जब दो संख्याओं का गुणा होता है उनके परसेंटेज चेंज का रिलेशन हमने बताया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और हर पेपर में इसका यूज़ होता है और हम करते रहेंगे। करते हैं अब इसे। परसेंटेज चेंज क्या है, फाइनल परसेंटेज चेंज क्या है, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, फाइनल तो चेंज 0 है। तो 0 इज इक्वल टू, एक बढ़ रहा है 10%, दूसरे में चेंज निकालना है 10 गुना y बटा 100। ये 10 यहाँ जाएगा, -10 हो जाएगा, ये 10 और 11y और नीचे 10, ये ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, माइनस का 100/11, और माइनस क्या बता रहा है, कमी बता रहा है माइनस, तो y में कमी होगी कितने की, 100/11% की, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं। सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन क्या होती है, जिसे खींचने से डायग्राम अगर ओवरलैप करके देखें इक्वल पार्ट में बट जाता है। अब ये है, अब इसमें आप सिमेट्री लाइन खींचकर देखें डायग्राम कैसे बट रहा है। अगर आपने यहाँ से सिमेट्री खींची, इसको उठा के नीचे रखोगे, सीधे रखने पे नहीं आएगा, ये सिमेट्री लाइन नहीं हो सकती। आप यहाँ से उठा के रख के देखोगे, यहाँ से उठा के रखोगे तो भी ये सीधा नहीं बनेगा, यहाँ से रख के देखोगे तो भी ये सीधा नहीं बनेगा। तो जो पैरेललोग्राम होती है उसमें जो सिमेट्री लाइन होती है, उसमें सिमेट्री लाइन होती है 0, और वर्ग में कितनी होती है, आप सीधे लिख लो, इसका हम पूरा लेक्चर बना देंगे। वर्ग में होती हैं 4, ये एक आड़ी, एक खड़ी और 2 डायगोनल वाली, वर्ग में होती हैं 4, और आयत में होती हैं 2, आयत में होती हैं 2, आयत में 2 होती हैं। फिर उसके बाद समचतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज में होती हैं 2। ये तो अभी हम सीधे सीधे बता रहे हैं और इसका हम पूरा लेक्चर डाल देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। दिखते हैं इसके क्वेश्चन, इसलिए इसको बता रहे हैं। और आइसोसेलस ट्रेपेजियम अगर आ जाता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर आ जाता है तो उसमें होती है 1, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में होती है 1, तो वो भी आप इसमें नोट कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन आता है वैसा मार्क कर लेंगे, तो यहाँ बनेगा कोई भी नहीं। अब चलते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो। अगर कोई संख्या इनसे विभाजित हो रही है तो वो क्या होगी, इन सभी का एलसीएम मल्टीपल होगी, मल्टीपल होगी। सबसे छोटी संख्या अगर देखनी है छोटी से छोटी तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगी। इनका एलसीएम हम निकालने जाएंगे, एलसीएम इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। इनका एलसीएम आ जाएगा 180। 180 को यदि ब्रेक करने, एलसीएम आप लोग निकाल लेना, समझा दिया है क्या करना है। एलसीएम देखोगे ब्रेक करके वो बनेगा 2 गुना 2, फिर 90, 45, 15, और फिर 3 से भाग लगाओगे 5, फिर 5 से भाग लगाओगे 1। ये ब्रेक करके कैसे लिखा हमने बता देते हैं। 2 से भाग लगाया 90 बचा, फिर 2 से लगाया 45 बचा, फिर 3 से लगाया 15 बचा, फिर 3 से लगाया 5 बचा, फिर 5 से लगाया 1 बचा, ये लिख दिया 180। लेकिन अगर जोड़े के हिसाब से देखा जाए, पूर्ण वर्ग बोल रहा है, जोड़े के हिसाब से देखा जाए तो 5 अकेला बचा, तो पूरा करना है हमें, तो पूर्ण वर्ग बताना है। मल्टीपल में गुणा कर सकते हैं, करने के लिए फ्री हैं गुणा करने के लिए, तो मल्टीपल ही बताना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 180 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 900। तो इनसे विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी वो होगी 900। ऑप्शन नंबर बी या 2 हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी नंबर की पावर, ये क्वेश्चन सिर्फ आया इसलिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 4 - 1 + 9 डिवाइडेड बाय 1, कोई मतलब नहीं है उसका, 1 से भाग लगाने का, 1 से गुणा करने का, प्लस का 3। 3 और 9
12 और 3 15, ऑप्शन नंबर ए। दे दिया, बस उसका मन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी में, कौन सा? बनाते जाते हैं। सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, इसे कहाँ बढ़ा दिया? डी तक बढ़ाया गया है यदि सी ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना ही हुआ है। इस प्रकार है कि एंगल डी, डी का आधा क्या है, सॉरी डी क्या है? ई का आधा और ए का आधा, ई का भी आधा और ए का भी आधा। अगर अपन डी को x माने तो ये डबल होंगे, इसी का आधा है ना, तो ये डबल होगा, ये क्या होगा? 2x। 2x का आधा क्या है? ये e का आधा क्या है? d दिख रहा है, और a का भी आधा है, तो यहाँ भी क्या है? ये 2x है। लेकिन समद्विबाहु आपको कई बार समझाया है, जैसे ही दो भुजाएं बराबर, दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या चाहता है? ए सी डी चाहता है, ए से सी, सी से डी, ये एंगल निकालना चाहता है। ठीक है, निकाल देते हैं अपन। ये 90 हो गया, तो बचे दोनों भी क्या होंगे? मिलाकर 90 होंगे। तो x प्लस 2x, x प्लस 2x कितना बचेगा? 3x बचेगा। 3x कितना है? 90 है, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 30। हमें निकालना है क्या? यहाँ का एंगल निकालना है। x 30 आ गया। अगर हम देखें ए बी सी में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये एंगल कितना होगा? दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर। जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4x, ये बनेगा 4x। चाहो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। 2x x आ गया 30, तो 2x कितना? 60, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये 60 होगा तो ये कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। तो ये दिख रहा है सीधा 120। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 120। 4x निकालना है मैं, तो 4x हो जाएगा 120, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार जार के व्यास में, व्यास मतलब होता है डाया 2r, इसमें 2r में वो चेंज कर रहा है, 25% बढ़ जाता है। 2 में तो कोई भी चेंज होगा नहीं, 2 तो 2 ही रहता है। r बढ़ रहा है 25%। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि इसके आयतन में कोई भी बदलाव ना हो, फिर से कोई चेंज ना हो? वॉल्यूम क्या होता है इसका? बेलन का पाई r स्क्वायर h, कांस्टेंट है r इंटू h। ये बोल रहा है फाइनल जो चेंज है वो कैसा है? 0% है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये 2 में चेंज हम निकालने का तरीका है। 2 में चेंज इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले इन दोनों का चेंज निकाल देते हैं, फिर इस चेंज को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो बढ़ाया 25%। देखते हैं इसमें r की वजह से कितना चेंज हुआ? 25 प्लस का 25 और फिर 25 गुना 25/100। देखो 25 और 25 कितना? 50। ये 625, 625 डिवाइडेड बाय 100, दोनों 0 हटाए, ये ओवरऑल कितना आ गया? 56.25%। ये बढ़ गया 2 की वजह से 56.25%। अब क्या होगा? ओवरऑल 0, 56.25 प्लस y, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 56.25 इंटू y अपॉन 100। ये बढ़ेगा, ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा हट के, बस ये इस तरफ चला जाएगा 56.25 और ये जुड़ जाएंगे दोनों। ये 1 टाइम y, एक बार y है और ये 0.5625, तो 1.5625 y। अब इसको नीचे ले जाके सॉल्व कर देते हैं। इसे आप सॉल्व करोगे, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप सॉल्व करोगे। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 4 0, ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 2 0 आएंगे, पूरा इसे सॉल्व करने जाओगे। y इज इक्वल टू आ जाएगा 36%।
ये 36% आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी हम आपको बता देते हैं किससे करनी है। कैलकुलेशन धुआंधार तरीके से 625 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 625 दिख रहा है, 25 से काटते जाना, आपका काम ईजी हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका जो हम बार बार कर रहे हैं इसलिए हमने इस तरीके से बताया, भले थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो अभी दूसरे मेथड पर हम नहीं जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है ये एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है। दी गई संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या 0.00000375 के बराबर नहीं है। अब इसको भी लिखना पड़ेगा, तो इसे अपन लिखेंगे क्या, 3 जीरो ये और 3 डिजिट ये। कितने डिजिट हो गए टोटल, 9 डिजिट। तो अपन क्या लिखें इसे, 375 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि पॉइंट हटेगा, सभी जीरो कहाँ जाएंगे, नीचे। कितने जीरो जाएंगे, 9 जीरो, और 9 ऊपर आएंगे, फिर क्या हो जाएगा, -9। ये कितना लिखा है, 3.75। इसका पॉइंट हटाओगे, जीरो कहाँ जाएंगे, नीचे। कितने जीरो, 2 ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे माइनस में, 10⁻⁻⁹। तो ये तो ठीक लिखा है। ये भी वही होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75, वही का वही फिर से लिख दिया, तो ये भी सही लिखा है। फिर हम चलें 375 इंटू 10⁻⁹, ये तो वही लिखा है, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3/8 का मतलब क्या होगा, 3/8 का मतलब होता है 0.375 इंटू 10⁻⁻⁷। पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे चले जाएंगे, जब ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 375 इंटू 10⁻⁻⁻10, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ये आंसर बन जाएगा हमारा, ये इसके सेम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है n संख्याएं दी गई हैं जहां n बड़ा है 1 से, और जिनमें से एक संख्या 1 - 1/n है तथा शेष सभी 1 हैं। अगर हम 3 संख्याएं सोचकर देखें, इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं और आपको जनरलाइज फॉर्म में दोनों तरीके से हम बता देते हैं। अगर हम 3 संख्या सोचेंगे तो क्या होगी, एक संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या भी 1 होगी, क्योंकि बोल रहा है सभी संख्याएं क्या हैं, 1 हैं, सिर्फ एक संख्या को छोड़ के। कितनी संख्याएं सोची हैं, 3। जो n बता रहा है संख्याएं, तो n की जगह कितना लिखने में आएगा, 3। तो 1 - 1/3, ये क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3। तो इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, माध्य निकालना है। इनका एवरेज अपन निकाल देते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे 1 + 1 2 + 2/3। कितनी संख्याएं हैं, 3। 3 और 2 5, 5/3, और पहले से नीचे कितना, सॉरी 5/3 नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और पहले से 3 और 3 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, ये 9। एवरेज आ जाएगा इनका 8/9। जिनको डाउट लगे वो इसको 1 + 1 + 2/3 का एवरेज डिवाइडेड बाय 3 करके सॉल्व करना, आ जाएगा 8/9। अब ये 8/9 ऑप्शन में हमने देखना है 3 पुट करने से, क्योंकि संख्याएं कितनी ली हमने, 3। 3 पुट करने से जहां आ जाएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। 3 का 3 में करोगे 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ऊपर 8 बन गया, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, 3। हटाओ, पहला ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन गलत। फिर ये 9 इंटू 3, 9 का 3 में गुणा करोगे, 9 3 27, 27 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 26, 26/27, गलत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। बाकी ऑप्शन हमने गलत कर दिए, इससे हम निकाल लेते हैं। 9 × 9, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8/9, ये हमारा ऑप्शन बन रहा है। अब हम इसे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज हम कैसे करते हैं, जनरलाइज हम करते हैं, इसे हमने क्या मान लिया, पूरा एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हम निकालते हैं सभी संख्याओं को जोड़ लेना। सभी संख्याओं में क्या है, 1 हैं सभी, सिर्फ 1 को छोड़कर। तो 1 1 1, अगर n संख्याएं हैं तो 1 को अगर छोड़ दें तो बची कितनी, n-1, क्योंकि सभी 1 1 1 हैं, तो n-1, और लास्ट वाली कितनी है, 1 - 1/n।
ये सभी संख्याएं एक को छोड़कर, ये हो गई एक, हमने यहाँ लिख दी, बाकी कितनी बची n-1, और सभी एक हैं तो फिर सीधे सीधे ये लिखने में आएगा। एवरेज निकालने के लिए n से भाग लगा दो, -1 और +1 कट जाएगा, ये बचेगा n² -1/, ये पूरे के नीचे n और यहाँ n, ये हो जाएगा n² -1/n²। n² से दोनों तरफ भाग लगाओगे 1 -1/n² आ जाएगा। ये बेसिक से भी बता दिया, यहाँ नहीं आया हो रिवाइंड करके देख लेना, आ जाएगा। साइकोलॉजिकली हम इसे जितनी बार बोलेंगे आप उतना उससे समझ से दूर जाते जाओगे, इसलिए हम रिपीट थोड़ा कम करेंगे। सलमान -3 -4 = +7 को हल करता है। सलमान ने लिखा -3 -4 = +7। अब उसे माइनस माइनस का पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये उसे अवधारणा पता है। तो ये अवधारणा किस में होती है? ये रहती है किस में? इनटू में, गुणा में जब संख्याएं होती हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जब प्लस में या माइनस में रहती हैं तो ऐसा नहीं होता है। सलमान को समान प्रकार की संख्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन समान प्रकार की कौन सी? सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है। बिल्कुल गुणनफल तो है ही नहीं यहाँ पर, ये कहाँ से हो जाएगी? सलमान लापरवाह है? नहीं, सलमान को पूर्णांकों के योग की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। जो योग है ऋणात्मक संख्याओं का योग, और हमेशा योग होता है, घटाव एक्चुअली में होता है, वो ऋण चिन्ह होता है। तो यहाँ पर योग के लिए हम जाएंगे। योग क्या होगा हमारे लिए? ये बेहतर ऑप्शन हम मान सकते हैं कि माइनस की संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याओं का योग सलमान को नहीं आता है, तो उस ऑप्शन को हम ऑप्ट करेंगे, वही हमारे लिए क्या होगा? सही आंसर होगा। तो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान पद्धति। 5th के बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ती है सॉलिड होता जाता है ये। गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना नहीं, समस्या देकर बच्चे को सिखाया जाता है, उसमें क्रमिकता लाई जाती है। विद्यार्थी को खुली समझ वाला बनाते हुए उसमें गणितीय प्रवणता, सृजनात्मकता और खोज परक चिंतन विकसित करना होता है। ठीक है, मान सकते हैं, ये दे सकते हैं। हालांकि इसमें जो खोज परकता की बात है वो थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन जो उसमें प्रोसेस लेकर आना, एल्गो लेकर आना, जैसे 4-5 सवाल कराए, 4-5 सवाल कराने के बाद आपको प्रोसेस समझ में आ जाती है मैं सवाल करना कैसे है। आप नई चीज़ें डेवलप नहीं करते, क्रिएटिविटी नहीं करते, लेकिन आपको ये तय हो जाता है कि अगर ये समस्या है तो इस ऑर्डर में हमें जाना है। गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिता, पदानुक्रम मतलब ऑर्डर के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश उसे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। और ये समस्या समाधान का सबसे बड़ा फायदा है, बच्चे प्रोसेस के बारे में, जो प्रोसेस होती है सॉल्यूशन की, उसको समझने लगते हैं, उसके ऑर्डर को समझने लगते हैं। पुनरावृत्ति और स्मरण तो गणित में बिल्कुल भी नहीं, रटना जहाँ आ जाए आप उस ऑप्शन को हटा ही दो, टोटल वो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष सममिति की संकल्पना को, देखो सममिति का फिर से क्वेश्चन आ गया, स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैन्युलेटिव्स का गणित प्रयोगशाला गतिविधि और आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। मैथ्स लेबोरेटरी का यूज़ करते हैं, आईसीटी जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन है उसका यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। समय व्यतीत करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। वो तमाम तरीके का यूज़ करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम को हमने लिया, उसको हम तमाम तरीके से बताते हैं। इंटेंसिव जिसे एजुकेशन कहा जाता है, सघन जो शिक्षण है वो कहा जाता है। अगर हम तमाम तरीके से बता रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो चिंटू को भी समझ में आए, मिंटू को भी समझ में आए, मीनू को भी समझ में आए, सीनू को भी समझ में आए। हो सकता है किसी के समझने का लेवल अलग है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से समझता है। मतलब समग्रता को एक शिक्षक समझ रहा है कि भिन्नता रहती है बच्चों में, तो समग्र को अगर शामिल करना है तो 2-3 मेथड से हम उसे समझा देते हैं। जरूरी संकल्पना है। केवल गति बोधक शिक्षार्थियों की संतुष्टि करना चाहता है? नहीं, सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहता है। निश्चित रूप से कोई कैसे समझ रहा है, वो सभी को शामिल करना चाह रहा है। अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये शिक्षक की कोई आवश्यकता
नहीं है। तो आवश्यकता है सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना, उन्हें शामिल करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6, b एक्सप्रेशन, c एक्सप्रेशन, d एक्सप्रेशन दिया है। अब इसमें देखना है कि वो कैसे हैं, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपस में रिलेशन के लिए। a इज इक्वल टू 3/4 में डिवाइड करना है 5/6, भाग का मतलब होता है पलट के गुणा करना। गुणा कर देते हैं 6/5, ये हो जाएगा 2 से कटेगा ये 2, 9/10, 9/10। b पर चलें, b क्या होगा, b होगा 3 इज डिवाइडेड बाय, 3 में भाग लगाना है 4/5 भागित 6, 4/5 भागित 6, इसका मतलब होगा 3, 4/5, ये 1/6, 2 से काटोगे ये 3, ये हो जाएगा 2/15, 2/15, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 है, 3 गुणा 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा 45/2। अब चलें किस पर, c पर। c देखते हैं, c कितना बनेगा, c बनाते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4/5, ये 4/5 लिखा है, 4/5 से 3 में भाग लगाना है, इसका मतलब क्या करें, पलट के गुणा कर देते हैं, तो 3 में गुणा हो जाएगा 5/4, और फिर इस ब्रैकेट में भाग लगाना है 5/4 में भाग लगाना है किससे, 6 से, तो भाग लगाने का मतलब है पलट के गुणा कर दो 1/6, ये काट देंगे 2 बार, ये हो जाएगा 5/8। अभी तो कोई बराबर नहीं आ रहा है, डी निकालते हैं, यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ा है। डी 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये यहाँ 4 पहले लिखकर बता देते हैं आपको, ध्यान से देखना इसको, 3 डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट के अंदर है 5 डिवाइडेड बाय 6, ये ब्रैकेट बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद होगा ऑफ, कहीं ऑफ लिखा है, और इसे क्या पढ़ा जाता है 4 ऑफ 5/6, इसे पढ़ा जाएगा 4 का 5/6, तो ये पहले सॉल्व होगा, ये एक्सप्रेशन ही पहले सॉल्व होगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5/6, 4 का गुणा होगा तो 20/6, 20/6 का मतलब 10/3, 3 का यहाँ गुणा होगा 5/6, हाँ 4, अब ये क्या लिखने में आएगा 3, और ये भाग लगा रहे हैं मतलब पलट के गुणा करते हैं 3/10, तो ये कितना हो जाएगा 9/10, 9/10 देखो कहीं तो होगा ए और डी कैसे आ रहे हैं बराबर, तो ए और डी जहां बराबर होंगे वो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, सीमा, अनीस और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं वो नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं, इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया है। फिर सॉल्व करते हैं एक एक करके, 4 एकम 4, फिर इसमें 8 में भाग लगाना है पहले 2 से, तो 8 में 2 से भाग लगाया 4, 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सीमा ने सॉल्व पहले ठीक किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सीमा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करके आप लोग देख लेना, नहीं बनेगा सीमा अपना आंसर, एक सही मिल गया वही देखना था हमें। 3⁻98 को 5 से भाग करने पर शेष क्या बचता है। शेषफल प्रमेय पर अगर हम जाएंगे, 5 से अगर हम 3 में भाग लगाएंगे तो शेष नहीं बचेगा सीधा सीधा, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यूज़ करना है 3 की पावर का। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 टू दी पावर 2 कितना होता है 3 टू दी पावर 2 होता है 9, 9 हम यूज़ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 से भाग लगाने से ये कितना कम है 1 कम है। और अगर आप चाहो 3 की घात 3 होता है 27 और 3 की घात 4 होता है 81, 81 भी 5 से भाग लगाने से 1 ज़्यादा है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों से हम सॉल्व करके
बताने की कोशिश करेंगे। देखना, सबसे पहले हम ये यूज़ करते हैं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9, तो इसे हम क्या लिखेंगे, हमें 3 स्क्वायर बनाना है। 3 स्क्वायर इंटू 49, 98 को इसी तरह से लिखा जा सकता है, 2 से इसको भाग लगाएंगे, इस तरह से लिख दिया। फिर भाग इसमें किससे लगाना है, 5 से लगाना है। ये क्या है 9, 9 में अगर हम भाग लगाएं 5 से तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और पावर कितनी है 49। 49 मतलब क्या आएगा, माइनस का 1। और जब भी रिमाइंडर माइनस में आता है, शेषफल माइनस में आता है, ऋण 1 की घात 49 या विषम संख्या मतलब -1, जब भी ऐसा बनेगा वो बोल रहा है शेषफल कितना बचा, जिससे भाग लगा रहे हैं उससे 1 कम। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा 5 से भाग लगा रहे हैं, 5 से 1 कम मतलब 4 आंसर। ये 4 आंसर बनेगा हमारा। अब चलें दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, इसको आप रिवाइंड करके देख लेना, नहीं आया दूसरे सॉल्यूशन पर हम चलें। 3 की घात 4 81 बना सकते हैं हम। जब हम 3 की घात 4 इसे बनाएंगे तो इसमें पावर में 4 से भाग लगाओ। देखो 4 से भाग लगाओगे, 9 में लगाओगे 2 बार जाएगा, 4 के गुणा में तो लिखते हैं 2 बार जाएगा, 9 में बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16। कहाँ तक गया, 16 तक, 18 था तो कितना बच गया 2। अब ये कितना, गुणा में पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये एक्चुअली में कैसे लिखा होगा, 3 की घात 4 गुणा 24 और गुणा में 3 की घात 2, ये ऐसे ही लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, 3 की घात 4 का मतलब 81 की घात 24 और ये 9, भाग किससे लगाना है 5 से। ये तो अपन ने इसको सरल करके लिखा अभी, अब 5 से लगाना है। 5 से 81 में लगाओगे क्या बचेगा 1, और प्लस 1 की घात कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मतलब इसको हम हटा दें। 5 से 9 में लगाओगे, 5 एकम 5, बचेगा कितना 4, या 5 दूनी 10, 10 से कितना कम 1 कम, -1, तो जिससे भाग लगा रहे हो उससे 1 कम, 5 से 1 कम कितना आ जाएगा 4। इस तरह से भी निकाला जा सकता है, वही हमने यहाँ किया जब माइनस में रिमाइंडर आए। माइनस में रिमाइंडर आने को आप चाहो उसको लाइन के फॉर्म में लिख सकते हो, जिससे भाग लगा रहा है उससे 1 कम या 2 कम, जो भी माइनस में आ रहा है उतना कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। 2, अब यहाँ पर देखो 99, 100, 68, 69, 24, 25, 10, 11। यहाँ अगर सिंपल एग्जाम्पल अगर लेकर सीखना है ना आपको, तो जब 1 का डिफरेंस होता है तो आप ले लो 9/10 और 99/100, दोनों जीरो हटाए पॉइंट आ गया, 1 0 हटाया पॉइंट। बड़ा कौन सा, ये वाला। जब 1 का डिफरेंस होता है, जो फिगर बड़ा है वो बड़ा रहता है और जो फिगर छोटा है वो छोटा रहता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न चाहता है, तो जो फिगर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। क्या होगा 10/11, नीचे बड़ी संख्या है, 10/11 सबसे छोटा बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुजों PQR और TQR। अब आकृति में, आकृतियों नहीं बोल रहा है, आकृति में, एक ही आकृति में PQR 2 पॉइंट यहाँ और TQR 2 पॉइंट यहाँ कॉमन दे रहा है। 2 पॉइंट कॉमन है तो लगभग कैसी आकृति बनेगी, वो 2 पॉइंट कॉमन है तो चतुर्भुज पे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ अपन लिख देते हैं पहले PQR। कोई कैसा त्रिभुज है अपन को नहीं, चतुर्भुज है अपन को नहीं पता, लेकिन 2 पॉइंट कॉमन है तो फिर अपन इनको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अब बोल रहा है PQ बराबर TR, PQR T, PQ बराबर TR, ठीक है लिख दिया ये। फिर उसके बाद PR बराबर TQ, PR बराबर TQ, ये लिख दिया। चतुर्भुज के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन वो सर्वांग समता के बारे में पूछ रहा है। हालांकि अपन को उतनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वैसे ही लिख सकते थे। अब देखो ये अपन ने बना लिया और बिना बनाया हुआ अपन लिखने चलते हैं। PQR और TQR में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखा तो यहाँ PQR ही लिखा है, तो अपन यहाँ क्या लिख दें PQ और R। फिर सर्वांग समता बना दिया, सर्वांग समता बनाया हमने। अब हमने देखा कि PQ और TR, यहाँ अपन ने ट्राइंगल बना दिया, यहाँ PQ है, यहाँ PR है, ये PQ ये PR, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ भी P है यहाँ भी P है, तो यहाँ क्या है दोनों में कॉमन T। तो P के लिए कॉमन क्या है
यहाँ P के साथ क्या है Q, तो यहाँ T के साथ क्या है R, बचा क्या Q। ये आंसर बनेगा TRQ, ट्राइंगल TRQ, ऑप्शन नंबर 3। इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, कैसा डायग्राम बनेगा, अगर लग रहा होगा सर आपको पता है लेकिन हमें नहीं पता चलेगा, तो उसकी ज़रूरत कॉन्करेंसी में यहाँ पर पड़ेगी नहीं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन और इसी तरह से हम सॉल्यूशंस लेकर आते रहेंगे। अपने डाउट्स आप डालते रहो और आपकी जो डिमांड हो वो भी नीचे डालो, अभी टाइम है हमारे पास तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। एमपीटेट की जो चयन परीक्षा है उसके लिए कंटेंट अलग से बनाया जाएगा, वो अलग से तैयार करके आप लोगों को दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।